अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो है ना, जैसे कि मैंने टॉपिक बताए थे, बल्कि जो एशियन कंट्रीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन पर बात होगी। तो आज मैप वगैरह का कोई चक्कर नहीं, आप लोग ना अपनी पेंसिल पकड़ लें और ये लिखते जाओ, मैं बताता जा रहा हूँ। इसमें से ना कुछ लाजमी आएगा। एशिया के वो कंट्रीज जिनके अबाउट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आज उन पर बात होगी। सबसे पहले मैं ताजिकिस्तान का बताता हूँ। ये ऑलरेडी हो चुका है कि ये तान वाले कंट्रीज कहाँ पर है। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं, ठीक है। और ताजिकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है वाखान कॉरिडोर से, ठीक है। पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है वाखान कॉरिडोर से। और वाखान कॉरिडोर किसकी टेरिटरी है? वाखान कॉरिडोर है टेरिटरी अफगानिस्तान की। और वाखान की लेंथ कितनी है, ये एमसीक्यू पूछ लीजिए जाता है। कितनी है इसकी? 350 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और वाखान कॉरिडोर कौन ओन करता है? अफगानिस्तान ओन करता है। और इसके बाद में कैपिटल, वैसे कैपिटल के हवाले से ना एक अलग क्लास होगी, जिसमें ना जो मुख्तलिफ जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो फेमस कंट्रीज हैं, उनके हम जो कैपिटल्स हैं उनको देखते हैं। कैपिटल जो है इसका, ताजिकिस्तान का, वैसे दुशांबे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं उज्बेकिस्तान के ऊपर। उज्बेकिस्तान भी सेंट्रल एशिया में आता है। इसके भी एक और एमसीक्यूज है, वो ये है कि ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज में ना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उज्बेकिस्तान की, ठीक है जी। और इसका जो कैपिटल है वो है ताशकंद। तो कैपिटल है ताशकंद। पाकिस्तान का ना इंडिया के साथ एक मुआहदा हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट। कोई बताएगा मुझे कब हुआ था? ये भी एक एमसीक्यू आ जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे जब भी पाकिस्तान के आएंगे। इन 1965 की जब वार हुई थी ना, उसके बाद 1966 में ये हुआ था ताशकंद एग्रीमेंट, जब हमारे कैदी वहां से लाए गए थे, प्रिजनर ऑफ वॉर को लाया गया था। तो उस वक्त ना ये जो उज्बेकिस्तान था, इट वाज द पार्ट ऑफ एक्चुअली रशिया। और रशिया ने इंटरवेन किया था, मीडिएशन की थी, और ताशकंद का एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बिल्ड कराया था, जिससे हमारे कैदी वापस आए थे। ये ताशकंद, क्योंकि ये ताशकंद में हुआ था। और ये उज्बेकिस्तान उस वक्त किसका, रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर कहलाता था। तो इस वजह से ना फिर वो ताशकंद का एग्रीमेंट बन गया, उसका नाम, उसको ताशकंद एग्रीमेंट का नाम दिया। अब हम उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान का जो टाइम जोन है ना, वो बिल्कुल सेम है। ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान का टाइम जोन किस कंट्री के साथ मिलता है, वो है उज्बेकिस्तान। अब हम आ जाते हैं तुर्कमानिस्तान के ऊपर। तुर्कमानिस्तान के अबाउट ना एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि गेट ऑफ हेल कहाँ पर है। गेट ऑफ हेल प्रेजेंट इन तुर्कमानिस्तान, ठीक है। और ये लेस पॉपुलेटेड एरिया है एज कंपेयर टू अदर तान कंट्रीज। यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेस पॉपुलेटेड कंट्री है। और एक और एमसीक्यू जो पूछ लिया जाता है, गेट ऑफ हेल की ना, ये क्या है, साइज कितना है? वो है 230 फीट। गेट ऑफ हेल, अच्छा गेट ऑफ हेल का थोड़ा सा बता दूं। ये ना एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेस है जहां से ना लावा निकल रहा है। यहीं से अंदाजा है गेट ऑफ हेल, जहन्नम का दरवाजा, ठीक है। वहां से ये लावा वगैरह निकल रहा है, तो फिर उसे ना गेट ऑफ हेल कहा गया। और इसकी साइज कितना है? 230 फीट, ये आपने याद रखना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रशिया की तरफ। ये करीब करीब कंट्रीज हैं। हमने ये तान कंट्रीज जो पढ़े हैं, मैंने पहले बताया यूएसएसआर का पहले पार्ट थे, अब हम रशिया पे आ गए हैं। अच्छा, एक ना एमसीक्यू मुझसे ना दरम्यान में रह गया, फरगना वैली। ये फरगना वैली उज्बेकिस्तान में है, ये याद रखिएगा। ये एक मिसलिनियस एक एमसीक्यू है, मुझसे रह गया था। ये उज्बेकिस्तान में है। और ये जो बाबर है, बाबर के मुतालिक कहा जाता है कि ये जब सब कॉन्टिनेंट में आया था, यहीं से आया था, फरगना वैली से। ये अक्सर आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ना, अक्सर जो यहाँ पर हमले होते थे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, ये सेंट्रल एशिया से ही अक्सर लोग आते थे, बाबर, हुमायूं, ये वो। ठीक है, बाबर के मुतालिक कहा जाता है कि ये फरगना वैली से आया था। एनी हाउ, ये फरगना वैली कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। अगर एमसीक्यू है उज्बेकिस्तान, तब भी ठीक है। सेंट्रल एशिया है, तब भी ठीक है। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज ही है। उसके बाद
उसके बाद हम आते हैं रशिया के ऊपर। रशिया जो है ना, हमने पहले पहले लेक्चर में देखा था, रशिया में ना यूराल माउंटेन्स हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि रशिया में कौन से माउंटेन्स हैं, वो है यूराल माउंटेन्स। और यूराल माउंटेन और ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो यूराल माउंटेन्स हैं वो रशिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक पार्ट उसका हो जाता है एशिया का और दूसरा हो जाता है यूरोप का, क्योंकि रशिया बोथ कॉन्टिनेंट्स में है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में है, एशिया में भी है और अफ्रीका कह रहा हूँ, यूरोप में भी है। इसका 25% हिस्सा एशिया में है, 75 यूरोप में है। और इसका जो कैपिटल है रशिया का, वो भी किस में है, यूरोप में है, एशिया में नहीं है। कैपिटल इसका क्या है, वो है मॉस्को। और ये लार्जेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। जो दुनिया के जो कैपिटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बड़ा कैपिटल इसका है, रशिया का है। ठीक है, वो है मॉस्को। इसका नाम जो है ना, एक मॉस्कोवा रिवर है रशिया में, एक मॉस्कोवा रिवर है, उसके नाम पर रशिया के कैपिटल का नाम रखा गया मॉस्को। ठीक है, और इसी तरह इसको सिटी ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता है मॉस्को को। सिटी ऑफ 5 रिवर्स। अब हम आते हैं अगले सिटी की तरफ, सेंट पीटर्सबर्ग। ये अगर आप यूक्रेन रशिया वार को थोड़ा सा देखते रहे हैं तो वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग का भी जिक्र हुआ होगा। जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना, उसको कहा जाता है विंडो ऑन यूरोप। सेंट पीटर्सबर्ग से आगे सारा यूं समझिए यूरोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है क्या, विंडो ऑन यूरोप। ठीक है जी। और इसी तरह एक और एमसीक्यू, इसे कहा जाता है रशियन कल्चरल कैपिटल। रशियन कल्चरल कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग को। बाकी ये आपको पता होगा कि इसका जो नेशनल सिंबल है वो बेयर है। और इस तरह एक और एमसीक्यू, इसकी जो न्यूज एजेंसी है रशिया की, उसका नाम है टास, TASS, टास, TASS, टास। और इंटेलिजेंस इसकी है, वो है FSB। पहले उसका नाम था KGB, बाद में उसका नाम पड़ा FSB। ठीक है, ये उसकी इंटेलिजेंस है, जैसे हमारी ISI है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। बांग्लादेश आता है किसमें, साउथ एशिया में, एशिया का जो साउथ है उसमें आता है। देखिए इंडिया के साथ ये मिला हुआ है साइड पे बांग्लादेश छोटा सा। इसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्यों कहा जाता है, वो पटसन की वजह से कहा जाता है। मुजीबुर रहमान कहता था कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से हमारी पटसन की महक आती है। वो कहता था कि हमारी जो है ना पटसन हमारी है, बेचते ये हैं और लगाते पंजाब पे हैं। ये कंट्रोवर्शियल सी बात है, लेकिन वो तारीख में ऐसी बातें आती हैं। ठीक है, और बांग्लादेश को तो ठीक है ये कहा जाता है। इसके अलावा साथ एक और एमसीक्यू है, पाकिस्तान को कहा जाता है लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो बांग्लादेश को, बंगाल को और ये पंजाब को, या पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों को कहा जाता था लैंड ऑफ सिल्वर एंड गोल्डन फाइबर। सिल्वर किस वजह से कहा जाता था, वो कपास की वजह से कहा, पाकिस्तान में कपास ज्यादा काश्त होती है और इस तरह उधर पटसन ज्यादा काश्त होती थी, तो इस वजह से ना लैंड ऑफ सिल्वर एंड गोल्डन फाइबर कहा जाता था। बांग्लादेश जो सेकेंड जूट प्रोडक्शन होती है इसमें, वही पटसन की प्रोडक्शन सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट पर ना इंडिया है। इंडिया क्योंकि बाय एरिया काफी बड़ा है और वहां पर मुख्तलिफ एरियाज में होती है, लेकिन बांग्लादेश एज कंपेयर टू इंडिया छोटा है, तो इस वजह से ना इसको कहा जाता है कि ये जो है ना लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर है, हालांकि ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया। उसके बाद हम आ जाते हैं भूटान के ऊपर। बांग्लादेश के बिल्कुल ऊपर ही खड़ा है भूटान, ये भूटान है। ठीक है जी। और इसको भूटान को क्या जाता है, फर्स्ट माउंटेनियस कंट्री कहा जाता है, मोस्ट माउंटेनियस कंट्री भी कहा जाता है इसको, भूटान को। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है वो थिम्फू है। थिम्फू इसका कैपिटल है और ये हाईएस्ट कंट्री है। हाईएस्ट कंट्री क्यों है, ये पहाड़ों के ऊपर मौजूद है। इसका जैसे हम इधर जाए ना इस्लामाबाद की तरफ, ये पठार के प्लेटू है, ऊपर हो जाता है ये पाकिस्तान का ये एरिया, तो इसी तरह ना ये भी प्लेटूज पर है। और ये ना बाकी कंट्रीज की निस्बत क्योंकि पहाड़ों पर है तो ये ऊंचा है। ठीक है, हाईएस्ट कंट्रीज को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स भी इसको कहा जाता है। अगर एमसीक्यू आ जाए, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स किसे कहा जाता है, वो भूटान को कहा जाता है। अच्छा, लेस कार्बन कंट्री है ये। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर कार्बन एमिशन नहीं है। और यहाँ पर एक डिस्प्यूटेड एरिया है,
अच्छा, मैं एक सर से पढ़ रहा था जब मैं नोट्स बना रहा था, तो उन्होंने बताया था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड भूटान, उसका नाम क्या है, डोकलाम डिस्प्यूट, DOKHLAM, डोकलाम डिस्प्यूट। लेकिन मैंने फिर जब इंटरनेट पे अपना बाद में सर्च वेरीफाई कर रहा था, तो वहां पर मैंने देखा ये भूटान और चाइना के दरमियान है। ठीक है, तो फिर एक और जगह ये भी देखा कि ये जो डोकलाम डिस्प्यूट है, ये इंडिया, भूटान और चाइना तीनों के दरमियान है। तो आपने माइंड में ये डिस्प्यूटेड एरियाज का पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डोकलाम डिस्प्यूट किसके दरमियान है, भूटान और इंडिया आ जाए तब भी ठीक है, भूटान और चाइना आ जाए तब भी ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेपाल की जानिब। ये भूटान के बाएं हाथ पे नेपाल खड़ा है जी। ठीक है जी, ये सेकंड माउंटेनियस कंट्री है, फर्स्ट हिंदू स्टेट है, यहाँ पर ज्यादा बुद्धिज्म के फॉलोअर्स पाए जाते हैं, और ये गौतम बुद्धा भी यहीं पे पैदा हुए थे। कहते हैं लंबानी एक जगह थी जहां पर 623 BC बिफोर क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पैदा गौतम बुद्धा यहाँ पर पैदा हुए थे। तो इस वजह से ना यहाँ पर काफी सारे फॉलोअर्स पाए जाते हैं बुद्धिज्म के। और ये फर्स्ट हिंदू स्टेट कंट्री है। ये इंडिया के अबाउट कहा जाता है कि ये हिंदू स्टेट कंट्री नहीं है इंडिया। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। जब तहरीके पाकिस्तान की तगोदो थी और इंडिया भी आजादी चाह रहा था, तब यही मसाइल थे कि अगर वहां के मुसलमान उनके साथ थे तो उनका ये वो लोग कहते थे। अब अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, वो यूं कह के वो सेपरेशन के खिलाफ थे। तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये एक सेकुलर कंट्री बनेगा। सेकुलर कंट्री में तमाम अकलियतों को, तमाम मजहब के मानने वालों को, हर किसी को आजादी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं मालदीव के ऊपर। ये खड़ा है मालदीव। ये ना मालदीव के अबाउट प्रिडिक्शन की गई, तज्ज़िया निगार क्या कहते हैं कि 250 तक ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हिमालयाज यहाँ पर करीबी हैं, और हिमालय से जब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो एज ए रिजल्ट फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना पानी की सतह ज्यादा हो रही है। और जो प्रेडिक्टर्स हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो कहते हैं कि 2050 तक मालदीव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मालदीव के अबाउट कहा जाता है कि यहाँ पर ना अनुपूरन माउंटेन्स प्रेजेंट है। मालदीव में अनुपूरन, ANNUPURAN, अनुपूरन माउंटेन्स। और इसका जो नेशनल रोज है मालदीव का, वो है पिंक रोज। ये भी पूछ लिया जाता है। नेशनल रोज इसका क्या है जी, पिंक रोज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं श्रीलंका के ऊपर। ये जी ऊपर खड़ा है। ठीक है जी, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1972 में जी, ये आजाद हुआ था। श्रीलंका 1972 में आजाद हुआ। इसका ओल्ड नेम क्या था? सिलोन था। ओल्ड नेम था इसका सिलोन। और इसकी जो फेमस पोर्ट है जो इसने लीज पे दी हुई है चाइना को, उसका नाम क्या है? हम्बनटोटा। ठीक है, हम्बनटोटा उसका नाम है। इसके अलावा इसको पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। श्रीलंका को पर्ल ऑफ इंडियन ओशन भी कहा जाता है। इसके अलावा टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंडिया का आंसू। ठीक है, ये भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं कंबोडिया की जानिब। ये नीचे श्रीलंका के नीचे, ये सॉरी कोलंबो है। और हम इधर ये था, हमने कंट्रीज पढ़े थे, हमने साउथ एशिया पढ़ा था, फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पढ़े थे, जहां पर मैंने मेनलैंड का भी बताया था। और वो थाईलैंड था, कंबोडिया था, वियतनाम, और एक और कंट्री था, अब वो मेरे माइंड में नहीं है। तो ये, अच्छा, साथ साथ ना डायरेक्शन भी देखे जाए। देखिए, ये साउथ ईस्ट एशिया है कंबोडिया। ठीक है, अब कंबोडिया के अबाउट क्या चीजें फेमस हैं, वो ये है कि ये लैंड ऑफ एलिफेंट इसको कहा जाता है। कंबोडिया को लैंड ऑफ एलिफेंट कहा जाता है। यहाँ पर एलिफेंट्स पाए जाते हैं। और दुनिया का जो सबसे छोटा सिटी है, कॉमपोनचॉन, कॉमपोनचॉन, स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो भी कंबोडिया में है। सॉरी, दुनिया का नहीं, एशिया का। और लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, वो भी कंबोडिया में है। ठीक है, अच्छा, एक और बात यहीं पे सुन लें, यहाँ पर ना व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं, और अफ्रीका में ब्लैक एलिफेंट्स पाए जाते हैं। और ब्लैक एलिफेंट्स ना वो बड़े होते हैं व्हाइट से। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, सतह जमीन पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, सबसे बड़ा एनिमल यही है, व्हाइट एलिफेंट कह रहा हूँ, ब्लैक एलिफेंट। ठीक है, सतह समंदर की बात नहीं कर रहा, सतह खुश्की की सतह पर जो पाई जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडोनेशिया के ऊपर। इंडोनेशिया ना
कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लैंड्स इसको कहा जाता है। इंडोनेशिया में ना ये काफी सारे लैंड्स के ऊपर मुश्तमिल एक कंट्री है, जिसकी वजह से ना इसको कंट्री ऑफ थाउजेंड्स लैंड कहा जाता है। इसका जो वो था ओल्ड कैपिटल जकार्ता, जकार्ता का जो पुराना नाम था वो था बताविया, BATAVIA, बताविया। ठीक है जी, जकार्ता इसका ओल्ड कैपिटल था इंडोनेशिया का, और उसी का जो है क्या नाम है, ओल्ड नेम क्या था, बताविया था। अब न्यू कैपिटल क्या है जी? न्यू कैपिटल है न्यू संतोरा बोर्निया, NUSANTORABORNEO, बोर्नियो। न्यू संतोरा बोर्नियो इसका न्यू कैपिटल है। पुराना कैपिटल जकार्ता था, उस जकार्ता का नाम बोतीविया था पुराना नाम, ठीक है। और इसे लैंड ऑफ थाउजेंड्स आइलैंड कहा जाता है। एक और MCQ, वो क्या है, डच ईस्ट इंडीज इंडोनेशिया का ओल्ड नाम है। मैंने जकार्ता का ओल्ड नाम बताया और उसके बाद मैंने इंडोनेशिया का ओल्ड नाम बताया डच ईस्ट इंडीज। ये इंडोनेशिया के अबाउट हुआ। अब हम मलेशिया के ऊपर आ जाते हैं। मलेशिया के अबाउट ये MCQ पूछ लिया जाता है जी, ये जो है ना किस लिहाज से मशहूर है? ऑलिव प्रोडक्शन के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान भी यहाँ से ना ऑलिव ऑयल यहाँ से इंपोर्ट करता है मलेशिया से। ठीक है जी, ये खड़ा है सिंगापुर के साथ मलेशिया। इसके अबाउट यही फेमस MCQ है। और उसके बाद हम आ जाते हैं म्यांमार के ऊपर। म्यांमार ना देखो, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। अब मैंने ना फिलहाल इस पे नहीं देखा, लेकिन मेरे माइंड में ये है कि म्यांमार ना बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, ये फारिग टाइम में ना आप यूं ही मैप खोल लिया करें और देख लिया। अब एशिया तो हमारा तकरीबन हो गया है। अब तो हम क्योंकि कंट्रीज के वो इंपॉर्टेंट MCQs देख रहे हैं, पहले मैं एशिया का बता चुका हूँ, यूं ही आपको आना चाहिए। फिर जब हम उसके बाद अफ्रीका और यूरोप पर आएंगे इंशाल्लाह, वो भी ऐसे ही हमें पता होंगे कि कौन सा कहाँ पर है कंट्री। ठीक है, लैंड ऑफ पगोडा कहा जाता है म्यांमार को, लैंड ऑफ पगोडा। अच्छा, ये लैंड ऑफ पगोडा क्या है? लैंड ऑफ पगोडा ना जैसे आपने हट देखे होंगे, रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाए ना आप, हट होते हैं। और लैंड ऑफ पगोडा यहाँ पर ना हट्स होते हैं। हट के ऊपर एक स्पेसिफिक शेप होती है, उस किस्म की ना लंबी शेप, लंबी वो बिल्डिंग होती है। म्यांमार में ये बिल्डिंग्स पाई जाती हैं, उसे कहते हैं लैंड ऑफ पगोडा। फिर हम आ जाते हैं थाईलैंड के ऊपर। बस यही है इसका, म्यांमार का ना लैंड ऑफ पगोडा कहा जाता है म्यांमार को। थाईलैंड क्या है जी? ओल्ड नेम इसका सियाम है, SIAM, थाईलैंड। ठीक है, और इसको ना लैंड ऑफ फ्री पीपल भी कहा जाता है। थाईलैंड का मतलब है लैंड ऑफ फ्री पीपल। MCQ आ जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थाईलैंड? मीनिंग ऑफ थाईलैंड क्या है जी? लैंड ऑफ फ्री पीपल। उसके बाद हम आ जाते हैं, क्या है ये? कंट्री ऑफ ओल्ड एलिफेंट भी कहा जाता है थाईलैंड को। थाईलैंड के अबाउट एक और खास MCQ वो ये है कि दुनिया का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एनिमल दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। बोथ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन थाईलैंड। वो कौन सा है? लार्जेस्ट है जी एलिफेंट, और स्मॉलेस्ट क्या है? बैट, चमगादड़। और इसके अलावा लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है। और थाईलैंड वो कंट्री है जो कभी भी कॉलोनाइज किया गया। थाईलैंड वाज नेवर एवर कॉलोनाइज्ड बाय एनी कॉलोनियल पावर। उसके बाद हम आ जाते हैं लाओस के ऊपर। इट इज द ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। थाईलैंड के ऊपर लाओस खड़ा है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। अजरबैजान पे हम आ जाते हैं दोबारा। हम सेंट्रल एशियन, अजरबैजान मुझसे रह गया था तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पिछले दिनों, शायद पिछले दिनों तो नहीं, सॉरी, पिछले साल ही आपने देखी होगी, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान वार रही है। और वो वार किसके ऊपर थी? नगोर्नो काराबाख के ऊपर थी। ये अजरबैजान है। ठीक है, नगोर्नो काराबाख एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। आर्मीनिया इज अ क्रिश्चियन स्टेट and Azerbaijan is a Muslim state. Most of the population living in Azerbaijan belong to the sect of Shiaism. Azerbaijan में most of the जो population है वो किसके साथ, वो कौन से सेक्ट पे मुश्तमिल है? वो शियाइज्म पे मुश्तमिल है। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, ईरान ने ना इस जंग में आर्मीनिया का साथ दिया था, क्रिश्चियन स्टेट का साथ दिया था। ईरान ने अजरबैजान का नहीं दिया था। तो यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मजहबी जंगों का नाम दे दिया जाता है, लेकिन असल में ये जंगे होती है मफादात की। ये असल में जंगे होती हैं मफादात की। अगर गजावार के ऊपर बात करें तो फिर इस तरह किस्म की बहुत सी बातें निकलेंगी। फिलहाल हमने MCQs पे फोकस करना है। अब हम आ जाते हैं इराक के ऊपर। इराक जी, इसका मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ।
ये अक्सर बातें आपको पता है। करबला कहाँ पर है? इराक में है। कूफा कहाँ पर है? इराक में है। नजफ कहाँ पर है? इराक में है। बसरा कहाँ पर है? इराक में है। और बसरा ही वो स्पेसिफिक प्लेस है, एट दैट प्लेस बैटल ऑफ कैमल वाज अकर्ड। बैटल ऑफ कैमल, जिसे जंगे जुमल भी कहा जाता है, जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई थी, वो हुई थी बसरा में। और बसरा कहाँ है? इराक में। और नजफ वो जगह है जहां पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वो मज़ार अक़दस या कब्र मुबारक है। और कूफा वो जगह है इराक में जहां पर हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे थे और रास्ते में करबला में उन्होंने पड़ाव डाला और वहां पर जो करबला का इंसिडेंट हुआ था। यानी करबला भी यहीं पर है, कूफा भी यहीं पर है, नजफ भी यहीं पर है, बसरा भी यहीं पर है। और ओल्ड कैपिटल इसका ना कूफा है। और हजरत अली, अगर इस्लामियत पे जब हम आएंगे तो इस पर मजीद बात होगी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर जब हम बात करेंगे तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु वो फर्स्ट कैलिफ थे जिन्होंने अपना कैपिटल मदीने से हटा के कुफा पे ले आए थे। कुफा को इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया था, क्योंकि वहां पर बुलवाइयों के और हजरत उस्मान की शहादत के बाद काफी सारे ना इख्तलाफात हो गए और काफी वहां पर बगावतें हो गई, तो उन्होंने फिर कुफा को अपना कैपिटल बना लिया था। एनी हाउ ओल्ड कैपिटल कुफा था इसका, इराक का। फिर इसको ओल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है इराक की, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इराक ना अब्बासियों के दौर में इल्म और हुनर का मरकज भी रहा है। अब हम आ जाते हैं जॉर्डन के ऊपर जी। ये खड़ा है साथ ही जॉर्डन। जॉर्डन जिसे हम उर्दू में कहते हैं उर्दन, इसका जो कैपिटल है वो है अमान। एक लफ्ज है उमान, एन से, एक है अलिफ से, इसका है अमान। ओमान जो है ना, वो एक अरब वो है, स्टेट है, जैसे दुबई है, ठीक है। ये नीचे खड़ी ओमान, ये अलग चीज है, अमान अलग चीज। अमान है कैपिटल ऑफ जॉर्डन। और जॉर्डन में ही केव ऑफ सेवन स्लीपर का अबाउट कहा जाता है कि वो जो असहाबे काफ का मामला है वो उर्दन में ही वाकया पेश आया था। उर्दन में केव ऑफ सेवन स्लीपर्स इन जॉर्डन, ये जॉर्डन में हुआ था। अच्छा, पेत्रा। ये पेत्रा क्या है? पेत्रा हाई बिल्डिंग्स हैं विच वर लॉस्ट इन एंशिएंट टाइम्स। इसके अबाउट कहा जाता है कि ये जो पेत्रा की बिल्डिंग्स हैं ये कौम समूद ने बनाई थी। कहां पर है? जॉर्डन में है। कौम समूद की तरफ कौन से नबी आए थे? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, ठीक है। ये लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है पेत्रा को। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और अंदाजा हो जाता है कि बड़े बड़े लोगों ने ही बनाई होगी। और कौम समूद के लोग अपनी ताकत और अपने कद कामत पर बड़ा फख्र करते थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। और ये जो बिल्डिंग्स हैं वो जॉर्डन में ही डिस्कवर हुई है और इनको स्पेसिफिक नेम दिया गया है पेत्रा का। PETR है पेत्रा, ठीक है जी। लबनान के ऊपर आ जाते हैं। लबनान, लबनान जो है ना, कंट्री ऑफ मिल्क एंड हनी। लबनान इज द कंट्री ऑफ मिल्क एंड हनी। और एक MCQ है, जल्दी से मुझे यहां पर बता दें कि लबनान मुस्लिम कंट्री है, कौन सा कंट्री है? शिया कंट्री है, सुन्नी कंट्री है, या मुस्लिम कंट्री है, या ज्यू कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, हिंदू कंट्री? ये मुझे जल्दी से बता दें। नहीं पता तो नो लिखें, नहीं पता, ठीक है जी। और लबनान में ना डेजर्ट कोई नहीं है। अच्छा जी, मुस्लिम कंट्री है। अगर अगला आगे बताएं, कोई और है तो। अच्छा, लबनान के वो ना एक मेरी, मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कभी तो मेरे माइंड में आ गया लबनान को ना, स्विट्जरलैंड, हाँ जी, मुस्लिम शिया कंट्री, ठीक है जी। चलो बताता हूँ मैं इसके ऊपर। इट वाज आल्सो कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ अरब। ये अभी भी शायद कहा जाता हो, क्योंकि अभी उसकी असल में हालत वो नहीं है। लबनान पर वैसे तो पूरा एक लेक्चर हो सकता है। लबनान का थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको स्विट्जरलैंड कहा जाता था अरब का, और मिल्क एंड हनी कंट्री से कहा जाता है। यहाँ पर डेजर्ट कोई नहीं है। लबनान एक क्रिश्चियन कंट्री है, यहाँ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है। अब हम आ जाते हैं पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन का कोई आप इसके ऊपर बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे। दो MCQ जो पूछ लिए जाते हैं, लैंड ऑफ प्रोफेट इसको कहा जाता है और हॉली लैंड भी कहा जाता है। पैलेस्टाइन के अबाउट ही है। सऊदी अरेबिया पे आते हैं। अरामको बिलोंग्स टू सऊदी अरेबिया। अरामको जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम की, उसका ताल्लुक किसके साथ है? सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया हेड है अरामको। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है। अच्छा, कतर की एक बात लिखी, अल जजीरा है ना, आमतौर पर CSS CMS के स्टूडेंट्स हैं वो अल जजीरा पर से ही, खासकर मिडल ईस्ट अगर उन्होंने पढ़ना हो तो वो अल जजीरा से पढ़ रहे होते हैं। जो न्यूज चैनल है, साइट्स है अल जजीरा की, वो ओन करता है कतर, और इसका हेडक्वार्टर भी कतर में ही है। अब ना किसी कंट्री पे नहीं जा रहा,
मुख्तलिफ सिटीज है उनके अबाउट इंफॉर्मेशन। अच्छा, वो मालदीव का किसी स्टूडेंट ने कहा था कि उसने कुछ लिखना है, तो उसने लिख लिया था मालदीव का। अब हम आते हैं मिसलिनियस इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सिटीज इन द सिटी ऑफ मॉस्क कहा जाता है ढाका को, और सिटी ऑफ बाजार कहा जाता है, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जी, अमृतसर के अबाउट मैंने बताया कि सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, ढाका का मैंने बताया सिटी ऑफ मॉस्क से कहा जाता है, कायरो का मैंने बताया काहिरा, वो क्या सिटी ऑफ बाजार से कहा जाता है, कीव, कीव विच इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन रशिया वार चल रही है और कैपिटल है किसका, इसका यूक्रेन का, और तो सिटी ऑफ पाक। और अब बात आ जाती है लाहौर की। लाहौर के अबाउट ना दो इंफॉर्मेशन है, वो आपने माइंड में रखनी है, लिखते जाए भाई। की हो गया हमारा। अब लाहौर पे लाहौर को कहा जाता है सिटी ऑफ गार्डन और सिटी ऑफ कॉलेज। सिटी ऑफ गार्डन एंड सिटी ऑफ कॉलेज कहा जाता है लाहौर को। ठीक है जी। सिटी ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइफ कहा जाता है पेरिस को, फ्रांस को। कॉलेज से हम सिटी ऑफ कॉलेज से आगे निकल गए थे, सिटी ऑफ लाइफ से आ गए थे। सिटी ऑफ लाइफ आमतौर पर अब पाकिस्तानी तो यही कहेंगे कराची को कहा जाता है, लेकिन वहां पर ना कराची और पेरिस खड़ा तो आपने पेरिस को टिक करना है, क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर जो बात हो रही है तो उस लिहाज से हमने देखना होता है। ठीक है, पेरिस को कहा जाता है सिटी ऑफ लाइफ। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। और सिटी ऑफ पीस कहा जाता है बगदाद, बगदाद कहा जाता है सिटी ऑफ पीस। अब हम आ जाते हैं यूएई पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट। देखें यूएई, यूएसएसआर, यूएसए, ठीक है, ये सारा यूनाइटेड है। जब मुख्तलिफ स्टेट्स मिल जाती हैं और वो कई कलेक्टिव एक कम्युनिटी बन के रहती हैं, कलेक्टिव कंट्री या जो भी मिलकर रहते हैं, तो उसको फिर उसके स्टार्ट में यू लगा देते हैं, यूनाइटेड लगा देते हैं। जैसे यूनाइटेड यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यूएसएसआर जैसे रहा है रशिया, और इसी तरह यूए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है ना, यूएई कब आजाद हुआ था, ये एमसीक्यू पूछ लेता है। वो है 2 दिसंबर 1971 को। इंडिपेंडेंस डे है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर 1971। ठीक है, और इसने आजादी ली थी किससे, यूके से। ये सारा यूके इधर मिडिल ईस्ट में बर्बादी पड़ के गया था, ये आपको पता ही है। पैलेस्टाइन इशू अभी तक चल रहा है। ठीक है, और दुबई को पर्ल ऑफ गल्फ भी कहा जाता है। अच्छा, मैं सॉरी बात बताना भूल गया, यही है, इट इज एक्चुअली द कलेक्टिव कंट्री। जो कलेक्टिव कंट्रीज है वो कितने हैं, उसमें 7 कंट्रीज है। देयर आर 7 कंट्रीज इन यूए, यूनियन ऑफ 7 कंट्रीज है। और दुबई को पर्ल ऑफ गल्फ भी कहा जाता है। ये हमसे पूछ रहे थे पर्ल ऑफ गल्फ किसे कहा जाता है, दुबई को कहा जाता है। अब हम उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरफ आ रहे हैं, चाइना के ऊपर। चाइना का ओल्ड नेम क्या है जी, चाइना का ओल्ड नेम है कैथीलैंड, CATHIE, कैथीलैंड, चाइना को कहा जाता है। और इसी तरह जो हांगकांग की एयरलाइन है उसका नाम भी कैथी पैसिफिक है। कैथीलैंड है चाइना का ओल्ड नेम, कैथी पैसिफिक है हांगकांग की जो एयरलाइन है उसका नाम। ठीक है, और हांगकांग का को एक और नाम से भी पुकारा जाता था पुराने वक्त में, वो था फ्रैग्रेंट, फ्रैग्रेट हार्बर, फ्रैग्रेट FRAGRAT, फ्रैग्रेट हार्बर। ठीक है, और जो चाइना का एक सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, सिटी है बीजिंग, उसका पुराना नाम पेकिंग था। ये आपने 8th से 9th 10th में पढ़ा होगा, एक सबक था उसमें ना, वो बीजिंग की सैर पे कोई जाता है, राइटर सफरनामा लिखता है, तो वहां पर पैकिंग का बता रहा होता है। एनी तो बीजिंग का पुराना नाम क्या था, पैकिंग था। और आप ये जो सिविल सर्विस के एग्जाम देते हैं, ये CSS, PMS वगैरह, फर्स्ट सिविल सर्विस एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम चाइना, ये चाइना से स्टार्ट हुआ। और जो ये चाइना है, ये प्रोडक्शन के लिहाज से किन किन एरियाज में सबसे आगे है, फ्रूट प्रोडक्शन ये सबसे ज्यादा करता है, राइस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, और इस तरह टी प्रोडक्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। सॉरी ईस्ट से कह रहा हूँ। एशिया में दूसरे नंबर पर जो टी प्रोडक्शन करता है वो है इंडिया। पहले नंबर पर मैंने बताया चाइना, दूसरे नंबर पर है इंडिया। इसके अलावा लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है चाइना। ये इंडिया की एक्स्ट्रा में पास एक बात लिखी थी, वो मैंने बता दी, फिलहाल हम पढ़ चाइना रहे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है चाइना। ठीक है, अच्छा मैंने प्रोड्यूसर का है, ये नहीं कह के इसके पास जखीरे ज्यादा है, रिजर्व नहीं कहा मैंने, प्रोड्यूसर का है। ठीक है, चाइना ग्रेट वॉल के हवाले से मशहूर है, जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी वॉल है वो चाइना में है। तो 221
BC में ये बनाई गई थी, चाइना ग्रेट वॉल 221 बी। फर्स्ट प्रिंटिंग ऑफ बुक कहाँ पे हुई? चाइना में। सबसे पहले ये किताब छपी थी वो चाइना में। ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग यहीं से ही स्टार्ट हुई थी, ये चाइना से, ये काफी आगे थे। अच्छा, एक और पूछ ली जाते हैं, फ्रेंडशिप हाईवे। देर इज ए हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, इट इज कॉल्ड एज फ्रेंडशिप हाईवे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज M35। जैसे हमारा पाकिस्तान से चाइना के दरमियान जो वो है हाईवे है, उसे फ्रेंडशिप हाईवे कहा गया। जैसे हमारा यहाँ से N2 है, N5 है, यहाँ से मोटरवेज बने हुए हैं ना, यहाँ पिछावर क्या नाम है, लाहौर से सीधा पिशावर, और इस तरह इस्लामाबाद, ये लाहौर से अब्दुल हकीम, और इस तरह फैसलाबाद, डिफरेंट सिटीज में हम जाते हैं। यूं ही पाकिस्तान कनेक्टेड है विद चाइना फ्रेंडशिप हाईवे के थ्रू, और उसको कहा जाता है M35, और उसकी जो लेंथ है इट इज ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर। चलो मजे की बात आ रही, चाइना के फॉरेन रिजर्व, चाइना के जो फॉरेन रिजर्व है इट इज ऑलमोस्ट 3200 बिलियन डॉलर, $3200 $3200 बिलियन है। पाकिस्तान के कितने हैं जी फॉरेन रिजर्व, कोई बताएगा? जल्दी से बता दें। पाकिस्तान के हैं जी $12 बिलियन, $12 बिलियन है पाकिस्तान, 12 से 13 के दरमियान है, 12 कहा जाता है। तो $12 बिलियन है। अब हम आ जाते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के कितने हैं? इंडिया के हैं $1500 बिलियन। तो देखिए इंडिया हमसे कितना आगे है, $1500 बिलियन, और हमारी कितनी है? तो पाकिस्तान की कितनी है जी? $12 बिलियन। अब हमारा आ जाता है डैम। दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है कहाँ बिल्ट होने जा रहा, कहाँ पे है? वो है चाइना में, उसको कहा जाता है गॉर्जियस डैम, गॉर्जियस डैम। अच्छा, इसके बाद मजे की बात बता देता हूँ। जो चाइना के मुखालिफिन हैं, वेस्ट के लोग, वो कहते हैं कि इतना बड़ा डैम है कि इससे जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, इन्होंने इतना बड़ा डैम बना दिया। और ये कहां पर बनाया गया? यांगजी रिवर के ऊपर, यांगजी रिवर, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कितनी है? 2250 मेगावाट। ये 2250 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये फिगर मेरे पास ये लिखा है, मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा हो, ये आप देख लीजिएगा, तक कर लीजिएगा। 90% श्योरिटी यही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट है, मे बी एक आध फिगर मैंने किया, ठीक है। तो इसको आप निशान लगा लें बाद में के सर पे। अच्छा, एक मैंने साथ ही जब हम ये मैं नोट बना रहा था तो मैंने साथ एक इन्फॉर्मेशन लिख दी थी, वो थी कि पाकिस्तान, ये अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई पुरानी नहीं। सप्लाई ऑफ पाकिस्तान कितनी है? 22,500 किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। जबकि डिमांड कितनी है? मैं 25,000 से 28,000 मेगावाट चाहिए, जबकि प्रोडक्शन कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है? 22,500। तो डिफरेंस आप देख लें। जापान के ऊपर हम आ जाते हैं। ओल्ड नेम है निपन, NIPPON, निपन इसका ओल्ड नेम है जापान का। इसको मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाता है। मैनेजमेंट के लिहाज से ना जापान के लोग काफी आगे हैं, मैनेजमेंट के लिहाज से। मतलब ये वो लोग हैं जो नीचे गिर के, यानी कि जिन पर एटम बम गिराया गया, नीचे गिर के उठे हैं, और ये मैनेजमेंट में सबसे आगे, इस वजह से मैनेजमेंट गुरु भी ऐसे कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट डोनर टू यूएनओ, फर्स्ट डोनर आपको पता है यूएनओ को, वो है USA। सेकंड लार्जेस्ट डोनर, यूएनओ भी तो फंड लेता है ना, तो उसको देता है जापान, सेकंड लार्जेस्ट डोनर। दो अटैक्स हुए थे इसके ऊपर, एक 6 अगस्त 1945 को हुआ था हिरोशिमा के ऊपर, दूसरा नागासाकी के ऊपर हुआ था 9 अगस्त 1945, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पर मेरे पास नहीं लिखा हुआ, मेरे माइंड में है, बेशक आप बाद में देख लीजिए। 15 अगस्त को आई थिंक ये वॉर एंड होगी, ठीक है, 15 अगस्त। एनी हाउ, दो मैंने एटम बम बताए हैं। जो अच्छा, पहला जो एटम बम था उसका नाम था लिटिल बॉय था, और जो सेकंड एटम बम उन्होंने गिराया था वो था फैट मैन। लिटिल बॉय और एक था, दूसरा था फैट मैन। पहला गिराया गया हिरोशिमा के ऊपर, दूसरा नागासाकी के ऊपर। पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक फॉरन इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है? जो रेड कार्ड है ओनली फॉर रॉयल फैमिली के लिए होती है। यहाँ पर रेड कार्ड किसके लिए? ओनली फॉर रॉयल फैमिली। अच्छा, माउंट फिजी के अबाउट पूछ लिया जाए कि माउंट फिजी कहाँ पर है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर है? जापान में। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? मंगोलिया के ऊपर और ताइवान के ऊपर। इसको बस हमें एंड कर रहा हूँ। मंगोलिया का जो कैपिटल है जुलान बतर, ULAN, जुलान BATTR, बतर। ये जो है ना इसका कैपिटल है, और कोल्डेस्ट कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ठंडा कैपिटल है उलान बतर, जो कि मंगोलिया का है, ठीक है। उसके बाद ताइवान है। ताइवान
ताइवान जो है ना सेमीकंडक्टर के लिहाज से मशहूर है। यहाँ पर ना दुनिया की सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन ताइवान में होती है। इस वजह से ना चाइना का और यूएसए का ताइवान के बगैर गुजारा नहीं। ये कहाँ पर पाया जाता है? ईस्ट ऑफ चाइना में पाया जाता है। ठीक है, वो चाइना के ईस्ट में पाया जाता है। और उसके बाद है साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। साउथ कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। बस लेक्चर एंड हो गया। बस ये दो बातें लिखी है। वो क्या है? चाइना ताइवान हांगकांग वन चाइना पॉलिसी। ये आपको पता होगा कि चाइना क्लेम करता है कि ताइवान भी मेरा है, हांगकांग भी मेरा है, और वन चाइना पॉलिसी वो देता है कि ये हम एक चीज है, ये हमारा पार्ट है। जैसे हम कहते हैं कश्मीर हमारा पार्ट। ठीक है। और एट द एंड वो है ताइवान का जो ओल्ड नेम है वो फॉर्मूसा था। ठीक है, ताइवान का ओल्ड नेम फॉर्मूसा। ये अगर आपसे पूछ लीजिए ताइवान का ओल्ड नेम क्या था? फॉर्मूसा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस लेक्चर के दौरान कोई बात समझ ना आई हो, कुछ भी पूछनी हो तो वो आप बता सकते हैं। अच्छा, ये आप लोग ना जिस ग्रुप में ऐड हैं तो उस ग्रुप का ना लिंक शेयर कर दें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको किसी का फायदा हो जाए। ये क्लास एंड कर दे बस। ठीक है, हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।